अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान के 3 साल के अरसे में तीसरे वज़ीर ख़जाना जो है वो ये बात कह रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ये फरमा रहे हैं कि रमज़ान के महीने में वो ख़ुद महंगाई को कंट्रोल करने के तमाम अमल की जो है वो निगरानी करेंगे, लेकिन इक़दामात ऐसे हैं कि जिसके नतीजे में महंगाई कम होने की बजाय उसके बढ़ने के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हैं। इम्कानात ही नहीं बल्कि यकीनन बढ़ने की सूरत हाल जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। कोरोना के असरात जो हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार जो है वो उसकी अंदरूनी जो पैदावारी सलाहियत है उसके ऊपर भी मुनहसर है। यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम बाहर से भी दरामद करते हैं, लेकिन अब डॉलर की कीमत में भी किसी हद तक कमी वाक़या हुई है। क्या इसके असरात जो हैं वो वक्ती हैं या तवीलुल मुद्दती हैं? अगर तवीलुल मुद्दती हैं तो शायद कोई एक रिलीफ़ का अंसर जो है वो दिखाई दे और हमारे ताजर हजरात के ऊपर कोई असर कर जाए। गो कि ऐसी कोई बात नहीं है। रमज़ान का महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है और इसके अंदर दुनिया भर में लोग जो हैं कीमतें जो हैं उनको कम कर दिया जाता है, लेकिन हमें पता है कि हमने 10 रुपये की चीज़ को 50 रुपये का बेचना है और फिर उसके बाद सवाब दाराइन हासिल करने के लिए मस्जिद रवाना हो जाना है। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन हौसला अफजा नहीं है। हुकूमत बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा कर रही है, वो करंट अकाउंट सरप्लस की बात हो या डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर का मुस्तहकम होना हो या पाकिस्तान की बरामदात जो हैं उनका गुज़श्ता 3 महीने के दौरान 2 अरब डॉलर से ज़ायद रहना हो। लेकिन बहसीत मजमूई जब आप देखते हैं कि जो असल फैक्टर्स हैं, चाहे वो बिजली के हों चाहे वो गैस के हों, और अब जाके पेट्रोलियम प्राइसेस गो के एक कीमत पर मुंजमद रही हैं और अब 1.5 रुपये फ़ी लीटर की कमी हुई है, शायद इस वजह से कि कुछ कुशन जो है वो रुपये की कदर में इजाफे से भी निकला है और कुछ बैनुल अक़वामी सूरत हाल के नतीजे में भी रिलीफ़ जो है वो शायद दिया जा सकता था। लेकिन ये रिलीफ़ दिया जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत के जो अपने इक़दामात हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर वसाइल को पैदा करने पे हैं, उस पे गिरफ्त जो है वो मजबूत नहीं हो पा रही है और इसकी बुनियादी वजह जो है वो तब्दीलियाँ हैं। और जो बात कही गई तब्दीली सरकार के हवाले से कि हमारे पास 200 माहिरीन हैं, हम तकदीर बदल देंगे, तकदीर तो नहीं बदली लेकिन उजड़ी ज़्यादा है। और ज़ाहिर है कि एक रोड मैप होना चाहिए, एक मुस्तकबिल का कोई नक्शा आकर पहले साल में ही दे देते, 6 महीने में नहीं दे सकते थे, पहले साल में ही दे देते कि अगले 4 साल में इस तरह चलेगा। ट्रेड पॉलिसी कहीं फंसी हुई है, बाकी चीज़ें जो हैं सनती पॉलिसी उसका वो क्या है कोई नहीं जानता है। तो ये सारे मामलात जो हैं वो उन्होंने मिल मिला के पाकिस्तान की मईशत को एक ऐसी सूरत हाल में डाला है कि हम IMF के नरगे में इस बुरे तरीके से आए हैं कि माजी में कभी भी इतना बुरा प्रोग्राम नेगोशिएट नहीं हुआ जितना इस दफ़ा हुआ है या करना पड़ा है। ये वो सूरत हाल है बुनियादी तौर पे जिस पे करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं, मुशीर ख़जाना है पंजाब के। हमारे साथ हैं फवाद करीम साहब, मुमताज़ सनतकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मीर साहब, ताजर रहनुमा हैं। सलमान शाह साहब, सबसे पहले ज़रा मैं पहला जो सिलसिला है उसके अंदर इस पे ज़रूर आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप चूँकि वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, इन अमूर को आप चलाते रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये महंगाई वाला जो मामला है, आप बेशक कहते रहें कि कंट्रोल करेंगे, आप कैसे कंट्रोल करेंगे जब आपके उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कीमतों को इतने बेवज़न तरीके से बढ़ाएं कि सूरत हाल बजाय ठीक होने के ख़राबी की तरफ ज़्यादा लुढ़के? नदीम, ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन इस वक्त हमारे मुल्क में चल रही है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के पीछे जो
अल्टीमेट एनालिसिस है वो तो यही है कि पाकिस्तान में जो बैंक्रप्सी हुई थी, जिसमें आपने आईएमएफ के पास जाके दवाई लेनी थी उनसे, तो उसके बहुत सी ऐसी कड़वी दवाइयाँ थी जिनकी वजह से एक तो डॉलर आपको अपने एक्सचेंज रेट में डॉलर बहुत महंगा हुआ और रुपये जो है उसकी बहुत गिरावट हुई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इंटरेस्ट रेट्स आपको बढ़ाने पड़े, और इवन दो आपने बाद में उनको कम भी किया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट में एक दफ़ा आया है तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ये है कि जब तक आप अपनी 2-3 तरीके हैं, उसमें एक तो ये है कि अपनी सप्लाई चेन में सस्ती वो चीज़ें आ जाएं, कम से कम फूड के जो प्राइसेस हैं, आटा, चीनी, दालें, ये इसकी सप्लाई आप बेशुमार करें और वो एक मुनासिब लेवल पे आप कीमत ला सकती हैं। बट उसकी शर्त ये है कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा सब्सिडी इन्वॉल्व होती है। यानी कि अगर आप इंपोर्ट करेंगे चीनी 120 रुपए की और यहाँ पे आप अगर बेचेंगे 85 रुपए में, तो वो जो डिफरेंस है वो फिर सब्सिडी में आपको देना पड़ेगा। सो नंबर 1 के सप्लाई चेन में आपको लोगों के रिलीफ के लिए कुछ चीज़ें आप डालेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि आप यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी देने की नहीं नहीं कोशिश नहीं, कर। शाह साहब ये मुझे शाह साहब सवाल है यहाँ पे मेरा आपसे, क्योंकि मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। नहीं, मुझे ये सारे ये यूटिलिटी स्टोर ये सब जो हैं ये कॉस्मेटिक्स लगते हैं, कितने % आबादी को जो है शाह साहब यूटिलिटी स्टोर कैटर करते हैं? आपने एक सब्सिडीज़ की आप बात कर रहे हैं, अब आप शुगर की बात कर रहे हैं। इस मुल्क के पॉलिसी साजों को कोई शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, कोई खुदा का खौफ करना चाहिए कि आप गन्ना इतने बड़े पैमाने पर एट द कॉस्ट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं। गंदुम जो है आप किसान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं हैं। आप गंदुम में खुद कफील थे, आप चीनी के अंदर जो है मामला ठीक थे। आखिर आज से 3 साल पहले चीनी 50-55 रुपये किलो थी ना, कौन सी क़यामत आ गई है? मतलब ये जो चीज़ें एड्रेस करने की हैं वो तो एड्रेस हो नहीं रही हैं। नहीं, देखें, क़यामत जो आई है वो ये आई है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है। जब आपके पास डॉलर्स नहीं है तो आपका रुपया जो है वो गिरना शुरू होता है, उसकी कुव्वत खरीद गिरती है, आपकी बिजली, आपकी एनर्जी, आपका सारी इनपुट्स मोर और लेस इम्पोर्टेड हैं, वो डॉलरों में आप को लेनी पड़ती हैं। जब वो आप डॉलरों में लेते हैं तो रुपये इक्विवेलेंट जो है उसका बहुत एस्केलेट हो जाता है। सो हमारा जो फार्मर है, अगर वो प्रोड्यूस कर रहा था गंदम 1200-1300 रुपए पे, उसके पीछे अब जो एनर्जी कॉस्ट है, उसके पीछे जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो 1800-2000 के करीब पहुंची हुई है। सो ये बड़ी डायनेमिक चीज है। ये कोई ऐसे नहीं है कि ये कोई हुकूमत जो है वो जानबूझ के ये काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत जो है इस वक्त जो प्रेशर है आपके ऊपर, वो प्रेशर आ रहा है आपके कर्जों की वजह से, और उसके साथ साथ जो आपने रिफॉर्म किए, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो आपकी इन्फ्लेशन से ऊपर होंगे, और भी जो रिफॉर्म्स हैं वो भी हैं। लेकिन जब तक लोगों की अब आमदन नहीं आप बढ़ा सकेंगे, उनको रोजगार देने की जरूरत है, वो देंगे तो फिर इसके। शाह साहब मैं आता हूँ। अच्छा, इसमें फवाद साहब ये फरमाइएगा कि ये बात कही जा रही, क्योंकि इससे भी जुड़े हुए 2-3 सवाल हैं। ये बात कही जा रही है कि जी पाकिस्तान की बरामदात जो हैं वो तसलसल के साथ $2 अरब से जो हैं वो ज़ायद हैं। आप चूँकि इस थिक एंड थिन में बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ये इस वक्त हालात फीजेबल हैं या सनतें जो हैं फुल थ्रॉटल पे चल पड़ी हैं? क्या आप कहेंगे? सर, पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी पॉलिसीज़ कहाँ हैं और क्या हमारे पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं मौजूद। कोई इन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम दिया है, आई मीन मे इट बी फॉर इंडस्ट्रीज, फूड के लिए हो, तवानाई के लिए हो,
डॉलर के लिए हो, इज देयर अ कंसिस्टेंट पॉलिसी बाय दिस गवर्नमेंट? द आंसर टू एवरीवन जो बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि कोई एक चीज की कंसिस्टेंट पॉलिसी हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। अगर हम पहले कोई रोते रहेंगे, इस गवर्नमेंट को नियरली 3 साल हो चुके हैं अब, और अभी तक अगर यही बातें करते रहेंगे तो दे हैव एक्सेप्टेड देयर फेलियर्स कि इन 3 years दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। चौथा या पांचवा मेरे ख्याल में अब फाइनेंस मिनिस्टर की बात होने लगी है, अभी वो कल या परसों उन्होंने ओथ ली है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि नहीं ये भी लॉन्ग टर्म नहीं है, इनको भी चेंज करेंगे। एवरी फाइनेंस मिनिस्टर हु कम्स इन, उसकी एक पॉलिसी, उसका एक नजरियाती जो अप्रोच होता है वो डिफरेंट होता है। पहले आप असद उमर साहब को ले आए, ही वॉज वेरी वेरी एंटी प्राइवेटाइजेशन, तो आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, आप ले हफीज शेख साहब को, वो ही वाज प्रो प्राइवेटाइजेशन। इट मींस दैट द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ पॉलिसी ऑफ इट्स ओन, हम इंडिविजुअल पे चल रहे होते हैं। आप आ जाएं इंडस्ट्री पे, आपके पास अभी तक एनर्जी की कोई पॉलिसी नहीं है फॉर एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्ट हैज टू बी डन एट द प्राइस वेयर अदर कंट्रीज आर एक्सपोर्टिंग। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर वट एवर रीजंस इन द पास्ट हैज बीन हाई एंड आप चाहते हैं एक पॉलिसी बना ले कि भाई हमें एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना, अगर हम करना चाहते हैं तो उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। आपने एक टर्फ की स्कीम दी, स्टेट बैंक ने एक्सीलेंट स्कीम, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स केम इन, बट उसको चलाने के लिए पावर नहीं दे पा रहे, और नाउ जिस रेट पे पावर देने की बात कर रहे हैं उस रेट पे कोई कंपटीशन नहीं हो सकता दुनिया के मुकाबले में। अब हमने टर्फ से सारी इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं, हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम बेचेंगे किस तरह, बिकॉज देयर इज नो पॉलिसी ऑफ एनर्जी। बल्कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं उसका ये गैस काट रहे हैं कि यार ये गैस हमारा कम हो गया, आप एनर्जी लें, आप बिजली लें, क्योंकि बिजली हमारे पास एक्सेस है और हम बंद बिजली के पैसे दे रहे हैं। ये सारी एडहॉक पॉलिसीज हैं, जो बंदा नया आता है वो नहीं, आप ताबिश गौहर साहब आए, उन्होंने ये स्कीम दी तो अब इस पे चल पड़े। एक कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी 3 महीने या 4 महीने से ज्यादा इस गवर्नमेंट के पास नहीं। आप डॉलर की बात करते हैं, डॉलर भी कंसिस्टेंट रेंज बाउंड मूवमेंट होनी चाहिए। आप 168 से 152 रुपए नहीं कर सकते, एक्सपोर्टर्स कैन नॉट सर्वाइव। आप रखें वॉट एवर, आई एम नॉट सेइंग 155 रेट होना चाहिए, 160 रेट होना चाहिए। मैं फवाद साहब आता हूँ, ये डॉलर के ऊपर मुझे बात करनी है, क्योंकि ये जो हुआ है सिलसिला, इसके ऊपर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये मैं आता हूँ इसके ऊपर। अब अतीक मीर साहब ये फरमाइएगा कि ताजर हजरात जो हैं वो रमज़ान के महीने को कमाई का महीना कहते हैं, और ज़ाहिर है कि 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये की कर दी। मतलब अगर आप अपने एंड पे भी कोई खुदा का खौफ लोगों में ले आए तो शायद इतने बुरे हालात ना हो। देखिए ये वो जो लूट मार का ये महीना, इसलिए भी इसको कहते हैं उन चोरों की निगाह में जिनका आपने जिक्र किया कि जो अशियाए खूर तो नोश जो कि बेसिक नीड्स की बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जिसमें आइटम हम एक रोज़ादार के इस्तेमाल के आइटम्स हैं, तो वो किसी के भी बस में नहीं है सिवाय अल्लाह के गज़ब के। मैं नहीं समझता कि उनको कोई और रोक सकता है। हमारा जिस कबील से ताल्लुक है, जिसकी हम नुमाइंदगी करते हैं, जिन लोगों के हम नुमाइंदे हैं, वो जैसे ये ईद के हवाले से कपड़े हैं, जूते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये तो वो चीजें हैं जो हर साल पिछले साल की बानिस्बत कदरे मुनासिब कीमत तक फरोख्त होती हैं, इसलिए कि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन का रुझान है। मुल्क की सतह पे अब गारमेंट्स बेशुमार फैक्ट्रियां खुल गई हैं, और देखें अभी भी ये कोरोना ने जिस तरह 1 साल पहले एक गजब ढाया, और फिर हम देख रहे हैं कि रवां साल कदरे बेहतरी है और मार्केटों में एक बहार देखने में आ रही है। तो हमारे यहाँ जिस चीज में कंपटीशन होगा उसमें यकीनन कीमतें मनमानी नहीं हो सकती। उसमें अतीक मीर साहब, आप आल कराची ताजर इत्तेहाद के आप रूह रवा हैं, तो आप बाकी लोगों को ये तो तलकीन कर सकते हैं ना कि यार थोड़ा सा हाथ हल्का रख लो, अगर हुकूमत से कुछ नहीं बन पा रहा तो हम अपने तई इतना मुनाफा लें जो जायज़ है। देखिए ये जिन लोगों की जो महंगाई का जो असल शोर है, मैं देखिए रमजान के हवाले से आपने बात छेड़ी है, तो मैं आपको बताऊं कि अब फल वाले को अतीक मीर कैसे रोक सकता है? कार्टल्स बनाते हैं। इसी तरह सब्जी वालों को अतीक मीर कैसे रोक सकता है? इनके भी कार्टल्स हैं। एक शख्स 8-8 ठेले लगाता है और वो सब एक ही हैं। इसी तरीके से गोश्त है, दूध है, इनको अतीक मीर तो नहीं रोक सकता। इनके लिए बाकायदा कंज्यूमर्स के इदारे हैं, इनके लिए चेक एंड बैलेंस के इदारे हैं,
इनके लिए पुलिस मौजूद है, इनके लिए मजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन सब इसी बहती हुई गुनाह की गंगा में शरीक हैं। इन्हें कौन रोकेगा? रोकने वाले भी इसमें शामिल हैं। अतीक मीर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा फवाद साहब, मैं आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि फिर ज़रा सलमान शाह साहब के पास आसानी हो कि वो क्योंकि उसमें फिर मैं अपना भी कुछ इनपुट ऐड करके सवाल लेके जाऊँगा। अब फवाद साहब ये फरमाइएगा कि ये जो डॉलर की कीमत कम हुई है और रुपये की कदर बढ़ी है, एक तो आप फरमाएं आपको इसकी वजह क्या दिखाई देती है, दूसरा ये कि क्या आपको ये टेम्परेरी फेज दिखाई देता है, तीसरा ये कि जाहिर है 2-4 रुपये का फ़र्क हो तो ज़्यादा मामला गड़बड़ नहीं होता, अब 14-15 रुपये का फ़र्क पड़ गया है, तो इससे आप पर क्या असरात हैं? देखें, पहली बात तो हमने ये कही कि इसका रीज़न क्या है कि ये डॉलर की जो कीमत है ये नीचे आ गई। फर्स्ट रीज़न के हमें एक IMF की ट्रेंच मिल गई है। सेकंड, हमने यूरो बॉन्ड, जो मैं समझता हूँ कि जो 30 ईयर बॉन्ड है वो हमने बहुत अच्छे ज़्यादा रेट पे दे दिया है, सो डेफिनेटली देयर वाज अ डिमांड फॉर इट। लेकिन हमने शॉर्ट टर्म एक अपने लिए लिक्विडिटी पैदा कर ली है। कीप इन माइंड दिस इज शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे हम सिर्फ डेट ले रहे हैं, हम कोई इनकम पैदा नहीं कर रहे। और ये IMF की ट्रांच हो या ये यूरो बॉन्ड हो, ये दोनों डेट है। थर्ड, आप बात कर रहे हैं कि ये जो डॉलर की जो 168 से 152 अगर आ गया है फॉर एक्सपोर्टर्स, इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि आप का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो 165-168 के दरमियान जाके एक हुआ है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान हैज गॉन अप। आपके इनपुट्स भी उसी रेट पे आए हुए थे और अचानक से आपने जब रेट्स नीचे हो गए हैं फॉर वॉट एवर रीजन, आई एम नॉट सेइंग कि वो आर्टिफिशियल है, मेरे ख्याल में बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं है। आपके रेमिटेंसेज आए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, आपके यानी कि सारे जो पैसे आ रहे हैं वो लीगल चैनल से आ रहे हैं। आपके आउटफ्लोज नहीं है क्योंकि हज उम्रा बंद हुए हुए हैं, ट्रैवल बंद हुआ है आपके, और आपने डेट के दो जरिए अभी दैट इज बॉन्ड एंड IMF, ये दोनों आपके पास आए हैं, तो इनफ्लोज आपके बहुत बढ़ गए। ये पैसे वापस जाने हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ हॉट मनी। ये पैसे जाने जरूर हैं, कब जाने हैं थोड़ा टाइम लगेगा इसको। फॉर शॉर्ट टर्म इट माइट स्टे, बट फॉर लॉन्ग टर्म it will have a lot of bearing on the price of the dollar. Dollar definitely ऊपर जाएगा. Time frame definitely, if I could tell, I could make a lot of money. So I cannot tell कि time frame क्या होगा. लेकिन in the long run, पाकिस्तान का ये डॉलर नहीं रह सकता. With the inflation rate which is ranging between 7 and 9%, that means कि आपको इतना devalue होना चाहिए per year. That is what it makes sense कि अगर 7% आपकी inflation है तो आपको devaluation लाजमी है कुछ ना कुछ. So ये तीनों सवाल हैं आपके। डॉक्टर शाह साहब, शाह साहब, आप फरमाइएगा कि क्या ये डॉलर का मामला जो है वो यही है कि बाहर पैसा अब जाना कम हो गया है और जाहिर है कि इस वक्त बहुत सारी बंदिशें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं और ये एक छोटा सा स्टॉप गैप अरेंजमेंट आया है, लेकिन आगे चल के ये सूरत हाल जो है वो तब्दील हो सकती है? देखिए, एक बात तो ये है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है अभी भी 1 से थोड़ा 100 अगर उसको लें तो 99-98 के करीब है। सो इस वक्त रुपए की वैल्यू जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के मुताबिक ठीक है। अगर आगे चलते हुए जैसे अभी आपके फवाद साहब हैं, शायद उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन होगी तो वो नेक्स्ट स्टेप उसका बीच में एडजस्टमेंट होगी। मेन चीज ये है कि एक्सचेंज रेट अब आपका फ्लेक्सिबल है और वो फ्लेक्सिबल रहेगा और मार्केट कंडीशंस के साथ चलता जाएगा। असल इश्यूज जो आपने रूट टू पहले भी की है वो हमारी कॉस्ट पुश जो इन्फ्लेशन है उसकी जड़ में जो है वो एनर्जी सेक्टर है। अब एनर्जी सेक्टर में हमने कम अज कम पावर सेक्टर में हमने एक जमाने में हमारी आइडल पावर होती थी, डोमेस्टिक पावर थी, ना उसके लिए डॉलर्स खर्च करने पड़ते थे और ना ही उसके इतने कोई फ्यूल कॉस्ट थी, तो वो बड़ा अच्छा एक निज़ाम था जिससे आप पावर
को इंक्रीज करते जा रहे थे और पाकिस्तान तरक्की भी करता था। लेकिन उसके बाद कुछ सियासी अमल बीच में आए, कुछ दूसरे अमल आए कि हमने हाइड्रो डेवलपमेंट को खत्म किया और हम ये फॉसिल फ्यूल की तरफ आए, और वहां पे हमने 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं जो पाकिस्तान के मुफाद में भी नहीं थे। कुछ गलत कॉन्ट्रैक्टिंग भी गलत हुई, उनके साथ साथ उसमें बेशुमार आप कह सकते हैं कीड़े हैं उस पॉलिसी में जो पाकिस्तान के गले में पड़ी हुई है। मेरी नजर में जब तक आप ये देखें कि कई हमारे प्लांट्स ऐसे हैं 70-80 अरब रुपया उनकी हमने पेमेंट करनी है, वहां से बिजली एक यूनिट भी बिजली नहीं आती क्योंकि वो बहुत महंगे हैं। इसी तरह हमारे जो LNG के प्लांट्स हैं वो ऑयल से जरा सस्ते हैं। फिर कोला है, कोला भी दुनिया ने 4-5 रुपए लिया, हमने उसको 10 रुपए पे कर दिया। तो वो सारी चीजें हमारे गले में पड़ी हुई हैं। अब जब तक हम ये इसको करेक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपका बिजली का निजाम जो है ये आपकी इकोनॉमी को चोक करता रहेगा। आपको सोलर जो है इस वक्त दुनिया में 4-5 रुपए में बन रहा है, लेकिन हमने उस तरफ गए ही नहीं। अगर हम सोलर में चले जाते ना हमें डॉलर एक्सचेंज रेट का मसला होना था और एक सस्ती सोर्स भी मिलनी थी। सो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है कि बिजली को आपने दुरुस्त करना है और बड़े एग्रेसिव तरीके से करना है, और ये बिजनेस एज यूजुअल के साथ नहीं होगा। बहुत फोर्सेस हैं इसमें स्टेटस करना है। मैं शाह साहब आता हूँ। अच्छा फवाद साहब ये फरमाइएगा कि अब सलमान शाह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बुनियादी फैक्टर जो है जो इन्फ्लेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा है वो बिजली का है, लेकिन और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन बहसीत मजमूई अवाम को जो है वो एक अज़ियतनाक सूरत हाल में डाले हुए हैं। खाली बिजली तो नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और अगर हम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हमें पहले फूड इन्फ्लेशन और अदर इन्फ्लेशन को सेपरेट कर देना चाहिए। और जब हम फूड इन्फ्लेशन या एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हमारी जो जमीन जो हम सोइंग करते हैं वो मुझे बताएं कि वीट, व्हाट हैपेंड टू वीट। आज हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, वी हैड बीन अ वीट एक्सपोर्टर ऑल आवर लाइव्स। आज हम कॉटन की प्रोडक्शन हमारी 14 मिलियन बेल्स से लेके 6 मिलियन बेल्स तक आ गई है। लास्ट ईयर वी प्रोड्यूस 5.7 मिलियन बेल्स। दिस ईयर वी आर गोइंग टू सो ओनली 6 मिलियन बेल्स, जो आपको रिजल्टेंट तो शायद 5 या 5.2 मिलियन बेल्स अगर मिलेगी इफ द वेदर इज ओके। तो दूसरा चीनी जो पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे फिर इंपोर्ट कर रहे थे, वेयर डिड दैट गो? हमें तो यही नहीं समझ आ रहा कि ये सारी जो चीजें अगर हम इंपोर्ट करेंगे, जो बेसिक आइटम्स हैं जिसमें पाकिस्तान को हमेशा से एक कंपेटिटिव एडवांटेज रहा है, जिसकी वजह से हमारी रूरल इकोनॉमी चलती थी, वो सारी अगर गायब हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, नॉट ओनली फूड इन्फ्लेशन, इट गोइंग टू बी अ फूड डिजास्टर। हम अब मैनेज कैसे करेंगे? जो हमारी 70% आवाम जो इस पे बेस करती थी, जो रूरल एरियाज में रहती है, वो किस तरह से इसको वो कर सकते? एंड अगेन जो आई सेड थिंग्स इनिशियली कि पॉलिसीज, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज इज कंप्लीटली लैकिंग। कल इन्होंने अनाउंस किया कि ECC हैज अप्रूव्ड import of sugar and cotton yarn from India. This initiative was taken by the Prime Minister. I was told directly by the Commerce Minister कि ये इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर का है और प्राइम मिनिस्टर इस एजेंडा को पुश कर रहे हैं और ECC में इसकी अप्रूवल होगी। कल ECC ने अप्रूवल किया, आज कैबिनेट ने इसको हटा दिया कि नहीं, जब तक कश्मीर का कोई थिंग है उसको रिवर्स नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको नहीं करना था, आपने एक एजेंडा को इतना आगे ले जाने की क्या जरूरत थी? अगर इफ इट वाज अ पॉलिटिकल एजेंडा, आपको इतना आगे ले जाने की जरूरत नहीं थी। अगेन दिस इज अ पॉलिसी ऑफ U-turn व्हिच दिस गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग। इसमें फवाद साहब आप ये बात कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे उन्होंने खुद इस अमल को जो है वो आगे बढ़ाया, शायद इस बात को फरामोश करते हुए कि वो माजी में क्या कहते रहे हैं इस हवाले से, और इसका आगे से दबाव जो है वो कितना ज़्यादा आएगा, इस वक्त जज्बाती कैफियत जो है वो क्या है, उन्होंने इस चीज़ को, इसका मतलब है कि इसमें वज़ीर ख़जाना या बाकी लोग कसूरवार नहीं है, वज़ीर आज़म के डायरेक्ट इनिशिएटिव के तौर पर ये मामला आगे बढ़ा, आप ये कह रहे हैं? एब्सोल्युटली। मैं श्रीलंका गया हुआ था वजीर आजम के साथ। वजीर आजम ने वहां पे भी ये बात की कि ये एजेंडा को हम आगे लेके जाएंगे।
ये एजेंडा में थोड़ा सा वक्त लगा। रज़ाक दाऊद साहब इसको मॉनिटर कर रहे थे और इसको ड्राइव कर रहे थे। देन इट वाज प्रेजेंटेड टू ईसीसी यस्टरडे। ईसीसी ने इसका अप्रूवल दिया विद द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, और आज कैबिनेट ने इसको डिसमिस कर दिया। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और बता दें फवाद साहब, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आप क्या ख्याल है कि अगर इंडिया से नहीं, इस वक्त हमारी, पहला तो सवाल यह है कि इस वक्त हमारी ज़रूरत कितनी है कॉटन की, क्या आपके ऑर्डर्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर के और कितनी ज़रूरत है, या ये कि नहीं आपके भी ऑर्डर्स अब वापस रिवर्स गियर लगने वाला है, वो क्लियर कीजिए। और दूसरा ये बताइए कि क्या हम किसी और मुल्क से कॉटन नहीं मंगवा सकते हैं अगर हमने अपने घर का बेड़ा गर्क कर लिया है तो? सर, कॉटन हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। फर्स्ट आपका जो सवाल है कॉटन की हमारी डिमांड क्या है। कॉटन की डिमांड बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो, जिसमें मैं वापस आता हूं अभी, आज हमारी डिमांड जो है वो बिटवीन 13 and 14 मिलियन बेल्स है, जबकि हमारा आउटपुट 6 मिलियन बेल्स है। तो मोस्ट ऑफ अ कॉटन इज इंपोर्टेड टुडे फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंडिया में एक्सेस कॉटन है। इंडिया हमारे लिए लैंड रूट और सी रूट से बहुत करीब है और बहुत फीसिबल था, इसलिए इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि इंडिया से ये काम खुल जाना चाहिए था। वट एवर पोलिटिकल रीजन, नाउ वी हैव बीन टोल्ड कि आज के ये काम फॉर अ लॉन्ग टाइम नजर नहीं आता ये खुलते हुए। अब ऑर्डर्स की पोजीशन पे आ जाएं हम। ऑर्डर्स, पाकिस्तान इज एट अ क्रॉस रोड ऑफ डिसाइडिंग दैट पाकिस्तान वांट टू बी अ बिग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड और नॉट, एंड द रीजन इज द यूएस चाइना सिचुएशन। यूएस चाइना सिचुएशन इवन आफ्टर ट्रम्प्स डिपार्चर और खराब हो गया, एंड चाइना एंड यूएस आर गोइंग टू an economic cold war which is going to last for a number of years. यूएस ने अब अपनी जो पॉलिसीज है उसके साथ यूरोप को भी मिला लिया है। आपने सुना होगा कि यूरोप ने भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है चाइनीज कॉटन का, और इन रिएक्शन चाइना ने उनके जो रिटेलर्स हैं उसको कहा है कि यू मैं कर दिया। मैं फवाद साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अतीक मीर साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है वजूहात बहुत सी हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं समझते कि अगर इंतज़ामी डंडा ज़रा सख्त हो जाए तो महंगाई जो है वो किसी हद तक उसमें कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, महंगाई डंडा तो उस वक्त सख्त होगा जब जिम्मेदारान जो उस जुर्म का, उस गुनाह का, उन ज्यादतियों का हिस्सा ना बने। लेकिन यहाँ तो रमजान एक पैकेज है। आप कहते हैं कि रमजान जो है वो अल्लाह की रहमतें लूटने का महीना है और ये लोग गुनाह लूटते हैं। इसमें मैंने देखा कि क्या पुलिस, क्या मजिस्ट्रेट और क्या वो एक कीमतों को कंट्रोल करने वाले इदारे, ये एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद और अयाज, ये सारे एक हैं। किसी को खौफ खुदा नहीं रहता, किसी को इस बात का ख्याल नहीं रहता कि ये महीना कितना मुबारक है, इसकी बरकतें, इसकी रहमतों का क्या दर्जा है। मैं तो हैरान होता हूं कि कमिश्नर कराची, जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, हम तो चूंकि कुल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं लेकिन मैं कराची की बात करता हूं। अब देखें, रमजान में अभी चंद ही रोज बाकी रह गए, अब तक कहीं कोई मुझे सिस्टम नजर नहीं आता कि वो दांत तेज कर रहे हैं लूट मार करने वाले, लेकिन रोकथाम करने वाले इदारे, उनमें कोई जुम्बिश, कोई तहरीक नजर नहीं आती, कोई तैयारी नहीं आती। जिस तरह तूफान आने से पहले तहफ़्फ़ुज़ात सोचे जाते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेहिसी मैंने माजी में कभी भी नहीं देखी। तो आप कह रहे हैं कि इसमें डंडा सख्त हो जाए। डंडा तो सख्त जब होगा कि जब वो डंडा सख्त करने वाले, डंडा चलाने वाले वो साहिब ईमान हो, उन्हें भी अल्लाह का खौफ हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखें, आप मीडिया को ही देख लें, कौन सा रमजान है कि मीडिया पूरे 30 दिन चिल्लाता रहता है जुल्म ज्यादती के खिलाफ, सुबह से शाम तक वो महंगाई का रोना रोता रहता है, लेकिन कोई टस से मस नहीं होता। महंगाई भी उसी तरह बरकरार रहती है। आज देखिए, जो चीजों के रेट हैं, अशिया खुर्दोनोश की बिलखुसूस, वो पहले रमजान के बाद उसने 100% बढ़ना है, कोई रोक नहीं सकता, किसी को उसकी मजाल नहीं है कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन करे।
इसकी वजह भी तो सोचनी चाहिए। मैं तो सूबों के वज़राए आला से कहता हूं कि वो भी अल्लाह के मुजरिम हैं कि वो अपने इदारों को फाल ना करें। अपने इदारों को अगर वो उनका किरदार अदा करने पर मजबूर ना करें तो यकीनन सूबाई हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं। मैं आता हूँ तक मीर साहब। डॉक्टर सलमान शाह साहब, पहला सवाल तो आपसे ये है कि अब ये जो महंगाई का इशू है, कमज़ोरियाँ अपनी जगह पे, लेकिन एक इंतज़ामी मामला भी तो है ना। ये तो गवर्नेंस का बुनियादी तौर पे इशू है और शायद जो हमारे हुक्मरान तबका है उसके नज़दीक अवाम एक बेमायनी सी चीज़ है, बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं। देखें, एक तो बात ये है कि गवर्नेंस जो है ये बिल्कुल रूट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो हमारे मुल्क की गवर्नेंस है। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें कि पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, पाकिस्तान की यील्ड्स और पाकिस्तान की क्वालिटी एटसेट्रा ये दुनिया में के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे गिर चुकी है और उसका मेन रीज़न गवर्नेंस है। हमारे रिसर्च के इदारे एक ज़माने में अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च या PCSIR ये वगैरह बड़े ज़बरदस्त इदारे थे जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए जब तक अब आप पूरा रिवैम्प नहीं करेंगे सिस्टम, अब मीर साहब जो बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पे कंपटीशन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा और फिर आपको डंडा भी नहीं चलाने की जरूरत होगी। ये कार्टेल्स आपको तोड़ने पड़ेंगे। आपकी इकॉनमी को आपने 21वीं सदी में लेके आना है अगर आपने कम्पीट करना है। दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आपकी आबादी है, लेकिन आप गिरते चले जा रहे हैं। आपकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आप 160th हैं। तो आपने ये पहले 10-12 मुल्कों में अगर आना है तो आपको अपनी गवर्नेंस दुरुस्त करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशंस भी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ पे बेपनाह टाइम लगा रहे हैं कि गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, अदारों को बेहतर किया जाए। कंस्ट्रक्शन पैकेज है, एग्रीकल्चर पैकेज है, एहसास प्रोग्राम है, ये बेशुमार प्रोग्राम्स चल रहे हैं। शाह साहब, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। सवाल आपसे ये है कि आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बेपनाह वक्त दे रहे हैं, बेपनाह जोर लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं, जिस चीज़ पर तवज्जो देते हैं, वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है बजाय दुरुस्तगी के। और क्या हुकूमत को ये एहसास है कि रमज़ान के महीने में क्या खौफनाक सूरत हाल पैदा होने जा रही है और आपको दिखाई देता है कि उनके पास कोई उस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कोई उनका रोड मैप भी है? जी, आई थिंक एक तो बात ये है कि हालात जो हैं गवर्नेंस के, उसमें आपको पता है किक बैक वापस आती है, उसमें ब्लो बैक आता है, उसमें रेजिस्टेंस आती है। स्टेटस को के लिए बहुत से खिलाड़ी बैठे होते हैं जो उस सिस्टम से फायदा उठा रहे होते हैं। पूरा जो इस वक्त माहौल है वो स्टेटस को ने तब्दीली करके ये आइडिया दे दिया है कि जैसे हम हैं वैसे बेहतर है, कोई चेंज नहीं करना चाहिए। सो ये एक ऑर्डिनरी बात नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा है कि आपने ये चेंजेस करनी है और अपने निज़ाम को आपने दुरुस्त करना है। और बड़ा पेनफुल, देखें, रिफॉर्म्स जब आप गिरे होते हैं उस वक्त रिफॉर्म्स करनी और भी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त आपके ऊपर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है उनकी चेंजेस का। सो आई थिंक कि हमें हौसला करना चाहिए, सही तरीके में हर चीज़ की रिफॉर्म्स जो है वो बेहतर करनी है। और रमज़ान का जो इमीडिएट है इसमें जो सप्लाई है इस वक्त उसको वाफिर मकदार में लाएंगे, ताकि जो होर्डिंग कर रहे हैं या कोई अदारा जो कार्टेल्स बना के बैठे हुए हैं उनकी कमर आप तोड़ें। और आप ये भी सोच सकते हैं। ठीक है शाह साहब, मैं आता हूँ अभी शाह साहब मैं आता हूँ। फवाद साहब, अब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि IMF की जो शराइत हैं वो बड़ी सख्त हैं और हम इस वक्त तुले बैठे हैं कि हमें पैसे चाहिए। हम बड़ा नाज कर रहे हैं कि 23 अरब डॉलर पे हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो पहुंच रहे हैं। ये नाज पहले भी किए गए थे और ये सब कर्जा था, वापस गया तो पता चला कि परनाला वहीं का वहीं है। अब भी सूरत हाल आप इसकी निशानदेही कर चुके हैं कि आगे फिर वापस जाना है पैसे ने। स्टेट बैंक वाला जो मसला है, आप बिज़नेस कम्युनिटी जो है
या सनती इदारों से वाबस्ता जो हमारे लोग हैं कितने खाइफ हैं इस हवाले से कि इसका भी कोई फॉल बैक आ सकता है? जैसे आप देखें, स्टेट बैंक शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें कोई वो नहीं है कि आप की पॉलिसीज जो हैं वो फाइनेंस डिक्टेट कर रहा हो, क्योंकि स्टेट बैंक की बड़ी क्लियर पॉलिसीज होती हैं कि उसको मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना है, सबसे बड़ा उसका काम यही होता है, और वो डिपेंडेंट नहीं होता फाइनेंस मिनिस्ट्री पे। इट विल बी रिपोर्टेड एंड मैनेज्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज अ कमिटी व्हिच ओवरसीज दैट। हम अगर रिफॉर्म्स ला रहे हैं, आई थिंक इट इज फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। इसमें मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिसको हमने ये एक हवा बना दिया है कि इट विल बी डिक्टेटेड बाय IMF। आप पहली बात तो ये है कि अगर ये गवर्नर साहब है, रजा बाकर साहब हैं, ही इज डूइंग एन एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब। आई मीन, तो इन्होंने जो इकदाम लिए थे लास्ट कोविड में वर आउटस्टैंडिंग, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस के लॉट ऑफ बिजनेसेस सर्वाइव्ड। अगर वो उनका टर्म पूरा होता है और उसकी जगह दूसरा आता है, तो पार्लियामेंट कमिटी इज गोइंग टू डिसाइड। IMF इज नॉट गोइंग टू डिसाइड कि कौन आपका गवर्नर आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम IMF वुड बी डिक्टेटिंग द टर्म्स। द स्टेट बैंक शुड बी ऑटोनमस। वो ऑटोनमी हर कंट्री में होती है और होनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब की जो बात थी उस पर थोड़ा सा आपको वो करना, एक पॉइंट जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये दे आर वेरी शॉर्ट टर्म। अगर कोई हमें कोई पॉलिसी नजर आए कि जिसमें इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं या इंस्टीट्यूशंस बेहतर हो रहे हैं, वी आर रेडी टू सपोर्ट इट। एज अ बिजनेस एंड एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, हमें सबसे ज्यादा स्टेबल इकोनॉमी हो, ख्वाह किसी की गवर्नमेंट हो, इट डज नॉट मैटर टू अस। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, वी वांट स्टेबल कंट्री एंड स्टेबल पॉलिसीज। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी इंडस्ट्रियलिस्ट इन पाकिस्तान। तो ये एहसास प्रोग्राम है या ये आपका ये जो आपने इंडस्ट्री पैकेज दिया है कंस्ट्रक्शन का, इट्स जस्ट ब्रिंगिंग इन ब्लैक मनी एंड एक किक स्टार्ट आप देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म मेजर। ये कोई रिफॉर्म्स नहीं है। वी हैव नॉट सीन एनी रोड मैप ऑफ रिफॉर्म्स व्हिच इज द, एंड आई एग्री विद डॉक्टर साहब कि वो दैट इज द नीड ऑफ द आवर, बट दैट इज टोटली मिसिंग राइट नाउ। अब डॉक्टर साहब आखिरी मिनट है, ये फरमा दीजिए क्या इम्कान है कि हम मतलब इस हुकूमत से अब क्या तवक्को की जाए? और एक साल के बाद इलेक्शन मोड आ जाएगा, उसके बाद दूसरे धंधे शुरू हो जाएंगे, और क्या हमारे पास इतना कुशन रह गया है कि हम ये तसाहिल, ये केयर फ्री एटीट्यूड, ये बदहाली जो है उसको बर्दाश्त कर सकें? देखिए, आई थिंक ये बिल्कुल अभी फवाद साहब ने भी जो बात की है, बहुत सी रिफॉर्म्स ऐसी हैं जो नजर नहीं आती। मसलन कंस्ट्रक्शन में अब फवाद साहब ने कहा कि ये ब्लैक मनी आ जाएगा, लेकिन जो रिफॉर्म्स हो रही हैं उसमें अप्रूवल प्रोसेसेस को ईज अप किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गई है। इतनी ज्यादा रेगुलेशन थी कि कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकता था। वो तमाम चीजें जो हैं उनको हटाया गया है और रोड को हमवार किया गया है। यही काम आपको हर एरिया में करना पड़ेगा ताकि हुकूमत की तरफ बिजनेस कम्युनिटी को देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी शुड बी लुकिंग एट द मार्केट्स और मार्केट को वो सर्व करें, और हम जो हैं इतने कंपेटिटिव हों हर चीज में कि हमारी मसनूआत पूरी दुनिया में जाएं। सो आई थिंक वो चीजें जो हैं वो आते आते टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इतनी रिफॉर्म्स की जरूरत, इतने डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 1870 से जो कानून चल रहे हैं वो अभी तक उनके ऊपर 10-10 दफा कोई नई चीजें बन गई हैं, लेकिन पुराने कानून उसी तरह ही हैं। सो इस वक्त डी रेगुलेशन का काम बेशुमार हो रहा है। आपको पता है डॉक्टर इशरत का पूरा ये है प्लान के ब्यूरोक्रेसी को रिवैम्प किया जाए, स्ट्रक्चर तोड़े जाएं, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया फवाद करीम साहब, और बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।